ओके गाइस, मैं अनु श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल जीके आर्ट पे अभिनंदन करता हूं। तो हम लोग स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित चरणों को पढ़ रहे हैं और स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित चरणों को पढ़ते समय आज हम महात्मा गांधी के भारत आगमन से आगे की कहानी को पढ़ेंगे। जो भी छात्र मेरे यूट्यूब चैनल पर आज पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, उन सभी छात्रों से मैं आग्रह करूंगा कि इससे पहले मैंने स्वतंत्रता संग्राम के 4 वीडियो अपलोड किए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। आप स्वतंत्रता संग्राम के उन सारे पार्ट वाले वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें 1885 ईस्वी से लेकर महात्मा गांधी के 1915 ईस्वी तक भारत आगमन के सारी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। तो आज हम गांधी जी के भारत आगमन के बाद सबसे पहले चर्चा करेंगे कि गांधी जी ने भारत आने के बाद सबसे पहले क्या किया। तो महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले भारत आने के बाद 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की स्थापना, यहां ध्यान रखेंगे, साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में हुआ था। और ये साबरमती आश्रम कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। साबरमती नदी के नाम पर ही इसका नाम साबरमती आश्रम रखा गया है। अब इस आश्रम से संबंधित प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं? इस आश्रम से संबंधित क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि साबरमती आश्रम को इन्होंने अपना राजनीतिक कार्यालय बनाया था। इस तरह से यदि आपसे क्वेश्चन पूछें कि महात्मा गांधी जी का राजनीतिक कार्यालय कौन था, तो आपका आंसर बनेगा साबरमती आश्रम। गांधी जी का राजनीतिक कार्यालय। और इस आश्रम की स्थापना के बारे में जब बात की जाती है तो इस आश्रम की स्थापना में महात्मा गांधी के एक परम मित्र साराभाई अंबालाल का बहुत बड़ा योगदान था। एक बहुत बड़े उद्योगपति थे वहाँ के। तो साराभाई अंबालाल की सहायता से स्थापित। आप थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर, ये साबरमती आश्रम का नाम आपके सामने है। तो इससे संबंधित कुछ और ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो आश्रम से रिलेटेड ही हैं। तो आइए उनको हम देखने का यहाँ पर प्रयास करें कि और कौन कौन से आश्रम के बारे में परीक्षाओं में प्रश्न में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, यदि हम केवल आश्रम की बात करें तो आश्रम में एक तो आपका साबरमती आश्रम, ये तो फेमस है ही। साबरमती आश्रम के अलावा एक आश्रम है पवनार आश्रम। पवनार आश्रम। उसी तरह से एक आश्रम है सदाकत आश्रम। एक आश्रम है ओरविले आश्रम। ओरविले आश्रम। तो ये कुछ प्रमुख आश्रम रहे। स्वतंत्रता संग्राम के दौर में इन सारे आश्रमों को देखने का मौका मिला है। तो आइए हम देखते हैं कि किस आश्रम से संबंध किसका रहा है। सदाकत आश्रम का संबंध ये रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। फिलहाल ये आश्रम बिहार के पटना ज़िले में है और पटना में ये कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक कार्यालय है। पवनार आश्रम, इस आश्रम का संबंध है आचार्य विनोबा भावे से। आचार्य विनोबा भावे, इन्होंने पवनार आश्रम की स्थापना की थी। तो ये ध्यान रखेंगे कि पवनार आश्रम से संबंधित व्यक्ति कौन है? आचार्य विनोबा भावे। और पवनार आश्रम कहाँ पर है? तो ये है आपको पूना में। अब देखिए, साबरमती आश्रम की बात की जाए तो साबरमती आश्रम का संबंध किससे है? महात्मा गांधी से। अर्थात महात्मा गांधी जी ने इसे स्थापित किया साराभाई अंबालाल की सहायता से।
और ये गांधी जी का भारत आगमन के बाद इनका राजनीतिक कार्यालय बनता है, जहां से वो देश के आंदोलनों का नेतृत्व करते हैं। तो साबरमती आश्रम ये आपको अहमदाबाद में है, ये आपका आश्रम सदाकत आश्रम पटना में, ये अहमदाबाद में, और यदि हम औरविली आश्रम की बात करें तो इसका संबंध है अरविंद घोष से, अरविंद घोष, और ये आश्रम है पुदुचेरी में, भारत का केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी। तो यहाँ पर औरविली आश्रम ये अरविंद घोष के द्वारा बनाया गया था। तो इन 4 आश्रमों को खास करके आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब आश्रम है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहरहाल साबरमती आश्रम की जब यह स्थापना कर देते हैं 1916 ईस्वी में, तो इसी आश्रम को अपना राजनीतिक कार्यालय बनाते हैं, जहां से देश के आंदोलनों का वो नेतृत्व किया करते थे। अब आइए देखें कि 1916 में ही एक और घटना घटित हुई थी, जिस घटना के बारे में थोड़ा बहुत जिक्र मैंने बाल गंगाधर तिलक वाली वीडियो में बताया था कि बाल गंगाधर तिलक देश के एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी जिसके द्वारा होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो 1916 में हुआ था होम रूल आंदोलन। अब ये होम रूल आंदोलन जो 1916 में हुआ, उसकी स्थिति को थोड़ा समझे कौन सी बातें हैं। तो इस आंदोलन के थे 2 प्रमुख नेता, याद रखिएगा ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि होम रूल आंदोलन में कौन कौन जुड़े थे। तो 2 नेता इसमें थे, एक थे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और दूसरे नेता एक महिला थी जिसका नाम था श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट। तो श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ये होम रूल आंदोलन से जुड़ने वाले 2 प्रमुख नेता थे। यदि मैं बाल गंगाधर तिलक की बात करूं तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में समस्त क्वेश्चन जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं उसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आप इतिहास के पन्नों से एक वीडियो क्लिप मैंने डाला हुआ है जिसमें बाल गंगाधर तिलक के संबंधित सारे क्वेश्चन को एक जगह इकट्ठा किया है। तो आप वहां से जाकर बाल गंगाधर तिलक के बारे में सारी चीज़ों को जानकारी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बता दें कि बाल गंगाधर तिलक ने जब होम रूल आंदोलन की शुरुआत की तो इन्होंने इसकी शुरुआत किया था अप्रैल 1916 में, जबकि श्रीमती एनी बेसेंट ने इसको शुरू किया था सितंबर 1916 में। इस तरह से हम ये कहेंगे या क्वेश्चन इस तरह से आए भी कि होम रूल आंदोलन से जुड़ने वाले पहले नेता कौन थे, होम रूल आंदोलन से जुड़ने वाले पहले नेता कौन थे, तो आपका सही जवाब क्या आ जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की थी, और ये बेलगांव कहाँ पड़ता है, पूना के पास, और ये आपको पूना पड़ता है महाराष्ट्र में। बाकी बात रही श्रीमती एनी बेसेंट की, तो इन्होंने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने अडियार में किया था, और अडियार कहाँ पर है, तो ये है आपको चेन्नई के पास, चेन्नई के पास। तो अडियार में इन्होंने अपना राजनीतिक कार्यालय बनाया था, जबकि बेलगांव में बाल गंगाधर तिलक ने बनाया था। अब इस होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो इस होम रूल आंदोलन का उद्देश्य था संवैधानिक तरीके से स्वतंत्रता की प्राप्ति करना, स्वतंत्रता की प्राप्ति करना, यही इस होम रूल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। यानी कभी भी इसको ये न समझ लेंगे कि होम रूल यानी अपना शासन, यानी स्वराज, अपना शासन, यानी स्वशासन तो प्राप्त हमको करना ही है, हमें स्वतंत्र होना है, लेकिन वो स्वतंत्रता हमको किस तरह से लेनी है, संवैधानिक तरीके से। तो ये होम रूल आंदोलन का उद्देश्य बनाया गया था। हालांकि श्रीमती एनी बेसेंट जी ने 1917 में होम रूल आंदोलन को समाप्त कर दिया था। अथवा से यहाँ पर देखेंगे हम कि बाल गंगाधर तिलक से संबंधित मैंने बातों को तो बता दिया था, लेकिन श्रीमती एनी बेसेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर हम जान लेते हैं।
श्रीमती एनी बेसेंट के बारे में पहला क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि इनको भारतीय इतिहास में कहा जाता है माता बसंत। माता बसंत के नाम से कौन मशहूर रहा है? तो श्रीमती एनी बेसेंट। अब आइए, ये इनका उपनाम हो गया, ये उपनाम हुआ श्रीमती एनी बेसेंट का, माता बसंत। श्रीमती एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? तो ये रहने वाली थी आयरलैंड की, अर्थात ही हमारे देश की नहीं थी। तो श्रीमती एनी बेसेंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि इनका जन्म आयरलैंड में हुआ, इनकी शादी एक अंग्रेज से हुई और इनका जीवन स्थान हमेशा के लिए बन जाता है इंडिया। तो 3 देशों से इनका लगाव रहा है श्रीमती एनी बेसेंट का। तो आयरलैंड की निवासी थी, लेकिन अगर हम भारत इनके आगमन की बात करें तो इनका भारत आगमन होता है 1893 में, 1893 में। और भारत के किस शहर में आती हैं? वाराणसी में। भारत में इनका आगमन होता है वाराणसी शहर में, और वाराणसी को हृदय से ये अपने दिलों में समाती हैं, भारतीयों के प्रति अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करती हैं और उस स्पष्ट शब्दों में कहती हैं कि पश्चिमी देशों की तरफ से जो भी भारत के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ। तो मैं हृदय से भारतीयों के साथ हूँ, एक स्टेटमेंट उस समय देती हैं और भारत की ही बनकर हमेशा के लिए रह जाती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी पूछा जाता है कि मैं हृदय से भारतीयों के साथ हूँ, हृदय से भारतीयों के साथ हूँ। यह स्टेटमेंट किसने दिया था? श्रीमती एनी बेसेंट ने। वैसे भी ध्यान रखेंगे कि 1893 में 3 महत्वपूर्ण ऐसे कार्य हुए थे जिसको लेकर हमको याद करना पड़ता है, और वो केवल आवागमन को लेकर। 1893 में ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे, जबकि 1893 में ही स्वामी विवेकानंद सर्वधर्म सम्मेलन को संबोधित करने के लिए अमेरिका के शिकागो शहर में गए हुए थे, और 1893 में ही श्रीमती एनी बेसेंट हमारे देश में आई थी। यानी हमारे देश के 2 महापुरुष विदेश में जाते हैं और विदेश की एक हस्ती हमारे देश में आती है जिनका नाम है श्रीमती एनी बेसेंट। अब श्रीमती एनी बेसेंट के बारे में कुछ और सच्चाइयों को भी जान लें। श्रीमती एनी बेसेंट जब भारत आ जाती हैं तो भारत आने के बाद 1907 में थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनती हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष, थियोसोफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष ये 1907 में बनाई गई थी श्रीमती एनी बेसेंट। और श्रीमती एनी बेसेंट ने 1914 में 2 अखबार भी निकाला था, बहुत फेमस अखबार। इन्होंने अडियार चेन्नई से दोनों अखबारों को निकाला, और जो 2 इनके अखबार थे उनमें एक था न्यू इंडिया। न्यू इंडिया, इन्होंने इस अखबार को निकाला। न्यू इंडिया का प्रकाशन श्रीमती एनी बेसेंट ने किया। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रीमती एनी बेसेंट की पत्र पत्रिका का नाम बताइए, या कभी बुक का नाम पूछे या फिर इनके द्वारा निकाला गया अखबार का नाम पूछा जाए तो आप याद रखेंगे न्यू इंडिया। ये इनका जो है एक न्यूज़पेपर है। अगर इनके दूसरे न्यूज़पेपर की हम बात करें तो कॉमनवेल है, कॉमनवेल ये इनका एक और न्यूज़पेपर। अर्थात कॉमनवेल और न्यू इंडिया जैसे समाचार पत्रों का प्रकाशन किसके द्वारा कराया गया था? श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। और श्रीमती एनी बेसेंट के बारे में सबसे जो महत्वपूर्ण तथ्य हमको अभी इनके बारे में जो याद करना है वो ये याद करना है कि 1917 कलकत्ता अधिवेशन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया। कोलकाता अधिवेशन बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 1917 में कांग्रेस पार्टी का कोलकाता अधिवेशन होता है, और इस कलकत्ता अधिवेशन में इनको पहली बार कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई जाती हैं, महिला अध्यक्ष बनाई जाती हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका क्वेश्चन। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस पार्टी की पहली बार महिला अध्यक्ष बनती हैं। साल 1885 में जो कांग्रेस पार्टी बनी थी उस कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पहली बार महिला को बनने का मौका मिलता है 1917 में, और ये मौका मिलता है कोलकाता में जब पहली बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनाई जाती हैं श्रीमती एनी बेसेंट।
और ध्यान रखिएगा कि जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी कराया जाता है, और कन्फ्यूजन ये कराया जाता है कि जैसे ही ये प्रश्न पूछा जाएगा वहाँ पर ऑप्शन में सरोजिनी नायडू का नाम भी निश्चित रूप से दिया जाता है, और यहाँ पर ये कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि सरोजिनी नायडू होगा या एनी बेसेंट होगा, क्योंकि कहीं कहीं बुक में हम सरोजिनी नायडू के बारे में पढ़ते हैं कि वह भी कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये कांग्रेस पार्टी की पहली बार यही महिला अध्यक्ष बनी थी, बट ये इंडियन नहीं थी, ये आयरलैंड से हमारे देश में आई थी, तो ये विदेशी थी, लेकिन फर्स्ट बार यही बनी थी। जब हम सरोजिनी नायडू की बात करेंगे तो सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनती हैं, यानी इनके बाद सरोजिनी नायडू बनी थी, लेकिन वो पूरी तरह से हिंदुस्तान की थी, पूरी तरह से भारत की थी। इसीलिए जब भी उनका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे ये पूछा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, वहां पे भारतीय शब्द लगा रहेगा। कांग्रेस पार्टी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष का नाम बताइए, तब होगा सरोजिनी नायडू। लेकिन भारतीय अगर नहीं रहे, केवल रहे कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताएं, तब आपका सही आंसर होगा श्रीमती एनी बेसेंट, क्योंकि पहली बार यही बनी थी। बाद में सरोजिनी नायडू को 1925 में कांग्रेस पार्टी के कानपुर अधिवेशन में उनको अध्यक्ष बनने का मौका मिला था। तो अगर इस अधिवेशन की बात करें कि जो 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, वो कौन सा अधिवेशन था, तो याद रखिएगा ये अधिवेशन था 32वां, कांग्रेस पार्टी का 32वां अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था। इसी अधिवेशन में पहली बार एक महिला को कांग्रेस पार्टी की कमान सौंपी जाती है। तो इतना सारा प्रश्न आप श्रीमती एनी बेसेंट को लेकर याद रखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब आइए देखते हैं कि ये होम रूल आंदोलन से जुड़ने वाली दूसरी नेता और पहले नेता के बारे में जब बात की जाए तो बाल गंगाधर तिलक। अब इससे स्वतंत्रता संग्राम के आगे की बातों को यदि हम जानने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि इन दो घटनाओं के बाद कांग्रेस पार्टी का लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। कांग्रेस पार्टी का लखनऊ अधिवेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। और आइए देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लखनऊ अधिवेशन में कौन सी घटना घटित हुई थी। ये 1916 ईस्वी की बात है। 29 दिसंबर 1916 को कांग्रेस पार्टी का लखनऊ अधिवेशन होता है, और इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे नरमपंथी नेता अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। अब ध्यान रखेंगे, इस कांग्रेस पार्टी के लखनऊ अधिवेशन से आपके दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। इस लखनऊ अधिवेशन में जो घटनाएं घटित हुई थी उसमें कौन सी घटनाएं हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कांग्रेस पार्टी के इसी लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल आपस में मिल गए, आपस में मिल गए। ये बहुत बड़ी बात, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि कांग्रेस पार्टी का जब सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, जब पार्टी के अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस, उस समय कांग्रेस पार्टी दो धड़ों में टूट गई थी, और केवल इस विचारधारा को लेकर कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, कुछ लोगों का मत था कि गरमपंथियों को बनाया जाए, और कुछ लोगों का विश्वास था कि ऐसे नेता को बनाया जाए जो नरमपंथी हो। तो अध्यक्ष पद गरमपंथी और नरमपंथी को बनाए जाने को लेकर पार्टी दो टुकड़ों में टूटी थी। लेकिन यहां पर आकर फिर से ये आपस में दोनों दल मिल जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि कि कांग्रेस पार्टी का जो 1907 में विभाजन हुआ था, उस विभाजन के बाद नरम दल और गरम दल, ये जो दोनों दो धड़ों में पार्टी टूटी थी, ये दोनों धड़ आपस में आकर फिर से मिल जाते हैं। और हम कहेंगे कि इनको मिलाने में अगर प्रमुख नेताओं के योगदान की बात की जाए तो उस समय के प्रमुख नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, श्रीमती एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, इन सब नेताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिनके दम पर कांग्रेस पार्टी के दोनों धड़ों में आपस में विलय हो गया। तो ये एक बहुत शानदार क्वेश्चन यहाँ से बना
कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के दोनों दल आपस में मिल गए थे? आप क्या बताएंगे? लखनऊ अधिवेशन 1916। अब आइए देखते हैं, इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहां से बना। मोहम्मद अली जिन्ना, जो शुरू से ही इस देश में हिंदू और मुस्लिमों की एकता की दुहाई देते थे, जिस समय मुस्लिम लीग पार्टी 1906 में बनाई गई, उस पार्टी का इन्होंने पुरजोर विरोध भी किया था। 1910 में वो सेंट्रल असेंबली में मुंबई से चुने जाते हैं और 1913 में मुस्लिम लीग पार्टी के प्रेसिडेंट बन जाते हैं और 1916 ईस्वी में वो एक सुझाव देते हैं कि यदि इस देश में अंग्रेज़ों को हराना है, इस देश से अंग्रेज़ों को बाहर भगाना है, तो उसके लिए हिंदुओं और मुसलमानों की एकता बहुत ज़रूरी है और ये एकता तभी हो पाएगी जब मुस्लिमों के पक्ष में कुछ निर्णय दिए जाएंगे। मैं ये चाहता हूं कि भारत के अंदर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की जाए। तो थोड़ा सा उन्होंने अपने धर्म के लोगों को आरक्षण देकर आगे बढ़ाने की बात कही। तो निश्चित था उनकी इस मांग से एक धर्म के जो लोग थे वो तो खुश होते और कांग्रेस पार्टी को भी लगा कि जो मांग है ये उचित भी है, क्योंकि इस मांग को देने से ही आने वाले समय में हिंदुओं और मुस्लिमों की एकता और मजबूत होगी और इससे देश के आज़ादी का मार्ग और प्रशस्त होगा। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने यहां पर थोड़ी सी चूक कर दी, क्योंकि भले ही यहां से हिंदुओं और मुस्लिमों की एकता तो दिखाई दी और इसी एकता का परिणाम था कि 1920 ईस्वी में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, तो वहां पर बढ़ चढ़कर मुस्लिमों ने भी हिंदुओं का साथ दिया था, गांधी जी का साथ दिया था, कांग्रेस पार्टी का साथ दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि यहीं से सांप्रदायिकता की एक नई बीज पड़ती है और देश के विभाजन का या द्विराष्ट्र सिद्धांत यहां से उत्पन्न हो जाता है। और इसीलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौते का उस समय के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी मदन मोहन मालवीय जी ने घोर विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि एक धर्म के लोगों को आप कुछ रियायतों को देकर आप देश के अंदर सांप्रदायिक तनाव का एक माहौल बना रहे हैं और यह देश के लिए आने वाले समय में शुभ संकेत नहीं होगा। तो यहां पर भले ही कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार करके एकता के सूत्र में बंधने का काम किया, लेकिन हम कहीं ना कहीं कहेंगे कि भविष्य के लिए सांप्रदायिक मार्ग यहां से खुल जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से क्या निकलेगा कि कांग्रेस पार्टी के किस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लिया गया? कांग्रेस पार्टी का लखनऊ अधिवेशन। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना साहब 1920 में असहयोग आंदोलन का पुरजोर विरोध करते हैं और पुरजोर विरोध करते समय इस कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौते को तोड़ देते हैं और वो पूरी तरह से अपने इस्लाम धर्म के लोगों को लेकर एक अलग राष्ट्र बनाने की वकालत करना शुरू कर देते हैं। तो यहां से सांप्रदायिक बीज एक पड़ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर होती है कि कांग्रेस के दोनों दलों में आपस में यहां पर विलय होता है। तो एक बहुत अच्छी सोच, एक अच्छा अधिवेशन। और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जब पहुंचे थे, चंपारण का एक किसान जिनका नाम था पंडित राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल गांधी जी को बिहार के चंपारण आने का न्योता देते हैं, चंपारण आने का न्योता देते हैं। तो राजकुमार शुक्ल जो चंपारण के एक बहुत बड़े किसान थे, धनाढ्य किसान थे, अकूत जमीन था उनके पास, बहुत अधिक जमीन था और वह
चंपारण की कुछ ऐसी स्थितियों को लेकर जो चंपारण के किसानों के लिए सही नहीं थी, उसको लेकर वह लखनऊ में जाते हैं, महात्मा गांधी से मुलाकात करते हैं और महात्मा गांधी से मुलाकात कर उन्हें चंपारण आने का निमंत्रण देते हैं। लेकिन गांधी जी शुरुआत में इस राजकुमार शुक्ल की बातों को अनसुना कर देते हैं। उन्हें लगता है कि यह एक जिद्दी किसान है, ऐसे ही जिद कर रहे हैं। लेकिन पंडित राजकुमार शुक्ल भी गांधी जी का पीछा कहाँ छोड़ने वाले थे। गांधी जी वहाँ पर जब अनसुना करते हैं और उसके बाद जब वो कानपुर जाते हैं तो राजकुमार शुक्ल कानपुर में जाकर भी गांधी जी से मुलाकात करते हैं और एक बार फिर से उनको चंपारण आने का निमंत्रण देते हैं कि आप चंपारण की धरती पर आइए, वहाँ किसानों की दुर्दशा को देखिए। जिस पीड़ा में किसान है उस पीड़ा से सिर्फ आप ही निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जब दूसरे देश में जाकर, दक्षिण अफ्रीका में जाकर रंग भेद की नीति को समाप्त कर सकते हैं तो देश के अंदर तो आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। गांधी जी को लगता है कि यह एक हठधर्मी किसान है। मैंने वहाँ के बारे में न तो सुना है, न इसके पहले मैं चंपारण का नाम सुना हूँ, न कभी मैं वहाँ गया हूँ। आखिर क्या स्थिति है? कहते हैं कि ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन यह पंडित राजकुमार शुक्ल गांधी जी को निमंत्रण दिलवाने के लिए, या यूँ कहा जाए कि उनको इस धरती पर बुलाने के लिए यह साबरमती आश्रम तक पहुंच जाते हैं और साबरमती आश्रम में भी जाकर गांधी जी से ये बात बोलते हैं कि आपको चंपारण आना ही होगा, वहां की धरती आपके लिए पुकार रही है। गांधी जी इस प्रकार की हट से आजिज होकर लास्ट में कहते हैं कि ठीक है, मैं 10 अप्रैल 1917 को कोलकाता जाने वाला हूं और जब मैं कोलकाता जाऊंगा तो इसके बारे में विचार करूंगा। लेकिन राजकुमार शुक्ल जिस दिन वो कलकत्ता पहुंचते हैं, कोलकाता में राजकुमार शुक्ल भी पहुंच जाते हैं और वहां से साथ लेकर गांधी जी को चंपारण की धरती पर पहुंचते हैं। क्या हुआ था इस चंपारण की धरती पर? किस लिए महात्मा गांधी को बुलाने के लिए इतने प्रयत्नशील थे पंडित राजकुमार शुक्ल? जानने के लिए बने रहिए आप हमारे अगले एपिसोड में।